भारत से हम अब इंपोर्ट करेंगे, दरामद करेंगे कपास और धागा। कपास और धागा इंपोर्ट किए जाने का ये मुमकिना फैसला इस मौके पे क्यों आ रहा है? हमें इकोनॉमिकली तो ज़ाहिर फ़ायदा है, तो हम इसकी जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरे मुल्कों से ये भी सुनने में आ रहा है कि ये महंगी पड़ती है, इसलिए भारत की जानिब बढ़ते हैं। एक मौके पे हम भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करते हैं, और ख़त्म हम करते हैं या तकरीबन ख़त्म करते हैं, और हम कहते हैं कि जी आपने जो कश्मीर के अंदर कर रखा है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या होता है कि कश्मीर में तो कोई चेंज नहीं है? हमने देखा जैसा मामला थे आज भी वैसे ही हैं। और उस तनाज़ुर में देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक आपके पास ऑप्शन नजर आता है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में कोई कबाहत मौजूद है। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बड़बोलेपन में बिना सोचे समझे यह बोल दिया था कि जब तक वह आदेश भारत वापस नहीं लेता तब तक भारत से वह कोई संबंध नहीं रखेंगे। पर हो रहा है सब उल्टा। पाकिस्तान ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा, अब कॉटन आयात करने का प्रस्ताव भेज रहे हैं, और इसके पहले भी दवा और गेहूं भी मंगा चुके हैं। पाकिस्तान को अब पता चला कि केवल चीन के भरोसे नहीं, बिना भारत के उसका गुजारा नहीं हो सकता। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंत में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया में इस यू टर्न पर होने वाली प्रतिक्रिया। सर ये बताइए कि हुकूमत कपास बरामद करने जा रही है भारत से, क्या राय है आपकी इस फैसले पे? मैं तो समझता हूँ कि बहुत लेट फैसला कर रहे हैं, क्योंकि देखें हमारे पास तो क्रॉप की साइज आ गई थी कि वो 6.5 पौने 7 मिलियन की ज्यादा नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट सबको पता है, हर साल हम 12 से 13 मिलियन बेल्स की हमारी कंजप्शन होती है, जो हमारा पहले क्रॉप साइज होता था। अब फिर 10-11 मिलियन था, फिर हम अमेरिकन कॉटन, स्पेशल कॉटन इंपोर्ट करते थे, फिर इसके बाद इंडिया से जो है ना वागा के थ्रू इंपोर्ट होता था। वो अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो मिलें हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि जब हमारे पास फार्मास्यूटिकल का प्रॉब्लम आया तो हमने फार्मास्यूटिकल को खोला था। तो इसी तरह जिस तरह से हम गंदम का प्रॉब्लम आया, आटे का प्रॉब्लम आया तो हमने वीट इंपोर्ट किया, शुगर का प्रॉब्लम आया तो शुगर इंपोर्ट की। तो अगर टेक्सटाइल मिलों को अगर गंदम का, अगर आपके कॉटन का प्रॉब्लम है तो कॉटन इंपोर्ट करनी ही चाहिए। हम हमेशा ये कहते रहे कि ये करनी चाहिए, और इंडिया से इसलिए करनी चाहिए कि देखिए लॉजिस्टिक बड़ी आसान है। आप क्रॉस बॉर्डर से आप ट्रेड करके आराम के साथ ले आ सकते हैं, इन्वेंट्री के इश्यू भी कम होते हैं। पंजाब की जो मिले उनको तो बिल्कुल नहीं होते। कराची में भी जो है ये 3 दिन या 4 दिन का रास्ता है, और इंशाल्लाह ताला आई थिंक हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, और ये दिस इज डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन। सर ये बताएं कि इस हवाले से जब पाकिस्तान ने बंद किए थे अपने तमाम ट्रेड, और जिसमें दिस वाज वन ऑफ इट, तब इस चीज़ को दोनों साइड के बिजनेसमैन ने यकीनन पसंद नहीं किया था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अब इस पॉलिटिकल डिसीजन में जो हमने उस वक्त पोजीशन ली, हमने कहा जी कश्मीर का मामला जिस वजह से हम जब तक वो उसको आप चेंज नहीं करेंगे या उसके ऊपर नरमी नहीं करेंगे तब तक हम इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैर वो मामला जैसे का तैसे है, वो सारी दुनिया जानती है। इस चीज़ से जो दोनों साइडों के काम करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कितने डिस्टर्ब होते हैं, और अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो किस हद तक डैमेज करती है काम को, ये थोड़ा बताइएगा। देखिए जी, ये जो आपका सवाल है वैसे तो पॉलिटिकल है, लेकिन मैं इसका फिर भी जवाब देना चाहूंगा। देखिए कश्मीर के जो हमारे भाई जिस मुश्किल में गिरफ्तार हैं और जिस मुसीबत के साथ उनका सामना है, वो कितने, मेरे ख्याल 180 दिन से ज्यादा हो गए उसके ऊपर इनके जुल्म सितम के इंडिया के। हम उसको कंडेम करते हैं, हर अल्फाज में उसको हम कंडेम करते हैं, और हमारे मुसलमान की जो जान है वो हमारे लिए इतनी कीमती है जितनी हमारी अपनी जान, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक बात हमको करनी चाहिए, दुनिया में क्या होता है कि ये आपकी पॉलिटिकल स्टैंड है, ये आपका एक पॉलिटिकल जो है ना, आपने एक उसको आपने स्टैंड लिया हुआ है और यू वांट टू स्टिक टू इट, वी आर ऑल विद इट। बिजनेस कम्युनिटी इस बात में 100% गवर्नमेंट के साथ है, उसमें कोई दो बातें नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमको देखिए बिजनेस को अलग तरीके से देखना चाहिए और पॉलिटिक्स को अलग तरीके से देखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि वी शुड सेग्रीगेट बिजनेस इन पॉलिटिक्स। तो जब बिजनेस और पॉलिटिक्स आप सेग्रीगेट करते हैं तो जो ऐसी जरूरतें हैं जो कि हम नेक्स्ट डोर से पूरी कर सकते हैं उनको, और उसकी वजह से आप ये देखिए हम कश्मीर की
जरूर बात करें, लेकिन यहाँ अगर हम कॉटन नहीं मंगाएंगे तो कितनी बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल कितनी होगी और हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर उसका कितना असर आएगा, हमको ये भी कैलकुलेट करना चाहिए। और खराब होने की वजह यह है कि सीड बैंक के ऊपर हमने काम नहीं किया, हमने मॉडर्नाइजेशन ऑफ सीड और कल्टीवेशन को अडॉप्ट नहीं किया। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके जैसे फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उस पर थोड़ा बहुत काम कर रही है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। इंडिया ने मॉन्सेंटो सीड जो है आज से 10-12 साल पहले उन्होंने लगाया और अपनी जो पर हेक्टर यील्ड थी उसको तकरीबन डबल कर लिया। हमने मॉन्सेंटो सीड को नहीं लिया और हमने कहा जी नहीं, जिससे तो जमीन बांझ हो जाती है और 5 साल में हो जाएगी, वहां 10 साल हो गए और उन्होंने वो मॉन्सेंटो सीड से अपने सीड भी डेवलप किए हैं और पर हेक्टर यील्ड उन्होंने बहुत अच्छी कर ली। ये बताएं कि जो कॉटन है वो अगर आज चाइना से हम मंगवा लें या हमें वो किसी तरह दे दे, जो कि वो नहीं दे रहा अभी तक, वो किस हद तक बेहतर है निस्बतन इंडियन कॉटन के? नहीं, कॉटन चाइना कभी भी कॉटन का नेट एक्सपोर्टर नहीं रहा। देखिए वो अब लॉन्ग स्टेपल और शॉर्ट स्टेपल की बात होती है, कुछ वो ले लेते हैं कुछ हम ले लेते हैं। कभी भी चाइना नेट एक्सपोर्टर कॉटन का नहीं रहा। वो तो हमारे से बहुत बड़ा यार्न का बायर है। चाइना इज अ बिग बायर ऑफ यार्न फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो तो हमारी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को उससे हर्ट होता है और हमने अभी कहा है गवर्नमेंट को कि यार्न की एक्सपोर्ट को बैंड किया जाए। अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम कश्मीरियों को उनका हक मिलने तक, जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा, उस कर्फ्यू के लगे जाने के बाद जो हालत इज़ार वहाँ पे लोगों की थी, जो क्लैंप डाउन था, जो लॉकडाउन था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था, पाकिस्तान का एक नैरेटिव था, एक स्टांस था। हमने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलता या आप उनको थोड़ा सा ईज़ नहीं करते, इस कर्फ्यू को, इस टेंशन को रिलीज़ नहीं करते, कम नहीं करते, तब तक जो है हम आपसे ज़मीनी, फ़िज़ाई और बस वगैरह, एयर, जितने भी राब्ते हमने आपसे ख़त्म कर दिए। फिर हमने ये कहा कि आपका जो हाई कमिश्नर हम उसको वापस भेज देंगे। फिर उसके अलावा हमने जितनी ये हमारी ट्रांजिट थी हमने उसको रोक दिया। अब ऑल ऑफ सडन अगर हम ये कर रहे हैं तो ये क्या हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे? व्हाई वी आर डूइंग दिस? अगर तो हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर पे हम अपना स्टैंड जो है वो साफ कर रहे हैं तो फिर यकीनन प्राइम मिनिस्टर निगेट कर रहे होंगे, लेकिन कश्मीर पे तो पाकिस्तान अपना स्टैंड जो है वो निगेट नहीं कर रहा ना। इस वक्त तो इशू ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि जो टेक्सटाइल के ऑर्डर आपके पास आए हैं उनको हम टाइम पे डिलीवर ना करें और जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी नीश हुई है पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने की अमिड्स कोविड, वो हम लूज कर दें। और उस तनाज़र में देखा जाए तो इंडिया जो है वो एक आपके पास ऑप्शन नजर आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में कोई कबाहत मौजूद है। अगर इंडिया और चाइना, जिनमें के हमारे ही तरह का टेरिटोरियल इशूज भी हैं और उनकी आपने देखा भी होगा कि पिछले साल में 2 से ज्यादा दफा उनकी फिजिकल लड़ाई भी हुई, तो अगर उनकी जो ट्रेड है, उन दोनों की बायलैटरल ट्रेड, वो पाकिस्तान की टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बढ़ के है। अगर चाइना और ताइवान जो कि एक दूसरे को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, अगर उनके आप कमर्शियल टाइज को देखें, इकोनॉमिक टाइज को, ट्रेड टाइज को देखें, तो वो अगेन उन्होंने एक एग्जेम्पलरी इकोनॉमिक टाइज है। तो पॉलिटिकल डिफरेंस रखना, अपनी राय पे कायम रहना, अपनी सॉवरेनिटी पे कायम रहना, ये एक चीज है। इकोनॉमिक रिलेशन रखना, ये एक दूसरी चीज है। भारत की अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा योगदान है। सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 54.77% है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 27.43% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 17.76% है। देखने में तो यह लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था में योगदान की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, पर जहां तक रोजगार देने का सवाल है, यह कुल रोजगार का 50% रोजगार अपने यहां देता है। इस लिहाज से यह भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है। जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें कृषि तथा उससे संबंधित सभी सेक्टर जैसे वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, फिशरीज, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री आदि भी शामिल है। भारत सरकार ने कृषि उत्पादन का लक्ष्य 2019-20 में 291 मीट्रिक टन रखा था, लेकिन उस साल रिकॉर्ड पैदावार हुआ और वह टारगेट टूट गया और 291.95 मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ। भारत सरकार ने 2020-21 के लिए 298.3 मीट्रिक टन का 2% ज्यादा बढ़ाकर लक्ष्य रखा है और यह भी टारगेट पूरा कर लिया गया है। एक समय भारत
कृषि उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित था, लेकिन अब स्थिति बदली है। कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई है और भारत अब निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। पिछले साल जून 2020 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुल $3.50 बिलियन का था, जो इसी अवधि में 2019 की तुलना में 23.24% ज्यादा रहा। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, उसके मूल में भी भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कानून हैं। पहला जो कानून है वह द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है। इसके अनुसार किसी एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में अपना कृषि अनाज या कृषि उत्पाद बेरोक टोक बेच सकता है। कोई भी राज्य की सरकार दूसरे राज्य से आए कृषि या अनाज या कृषि उत्पादों पर कोई भी चुंगी या कर नहीं लगा सकता। इस प्रकार से यह कानून फ्री ट्रेड अनाज के मामले में व्यवस्था करता है। दूसरा कानून द एसेंशियल कमोडिटीज एंड रूल्स अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, जिसमें केंद्र सरकार कृषि और कृषि उत्पाद के सामानों की आवाजाही मार्केटिंग में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह केवल उसी मामले में हस्तक्षेप करेगी जब कोई अकाल या युद्ध की स्थिति हो, तभी कर सकती है। तीसरा कानून द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एक्ट 2020 है। इसका उद्देश्य किसान को सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपने खेत को किसी फर्म या इंडस्ट्री को खेती करने के लिए सुपुर्द करता है। 2020-21 के बजट में भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह यह प्रयास करेगी कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया जाए, और इसी वादे को ध्यान में रखकर यह तीनों कानून बनाए गए हैं। पर इसके कुछ बिंदुओं पर सरकार और किसान संघों में, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधियों में मतभेद बना हुआ है। विश्वास है कि जल्दी ही यह भी मतभेद दूर हो जाएगा। भारत सरकार खाद, कीटनाशक, कृषि क्षेत्र, डीजल, तेल आदि के मामलों में किसानों को सब्सिडी देती है। साथ ही फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने में भी किसानों के हित का ध्यान रखती है। किसानों को बाढ़, आगजनी आदि से बचाने के लिए फसल बीमा योजना एक और जहां लाया गया है, वहीं किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके बैंक खातों में भी 6,000 रुपया प्रत्येक साल अभी सीधे ट्रांसफर भी किया जा रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि किसानों की आत्महत्या की भी खबरें हमको सुनने को मिलते रहती है। इन सब के बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान के लोग भारत से तुलना तो करते हैं, लेकिन भारतीय कृषि मॉडल को अपनाते नहीं है। आप लोगों को शायद ताज्जुब होगा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो पंजाब प्रांत जो था उसका 3/4 हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और 1/4 हिस्सा भारत के पास रहा। पाकिस्तान का 3/4 हिस्सा पूरे पाकिस्तान को नहीं खिला सकता, जबकि पाकिस्तान का रकबा कम है, लेकिन छोटा हिस्सा होते हुए भी पंजाब जो आज का हमारे पास है वह पूरे भारत को गेहूं खिलाता है, तब भी उसके पास बचता है। इसलिए पाकिस्तान के लोग टीवी चर्चा सुनकर वास्तव जमीन पर कार्रवाई करें, तब पाकिस्तान की भी भलाई होगी और भारत की भलाई भी पाकिस्तान के खुशहाली में भी है। आज की चर्चा के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।